भैंसा पानी पीने के लिए तालाब के पास आ पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। तालाब के किनारे कोई भी जंगली जानवर नहीं था। यह देख वो मुंह पानी में डुबोकर पानी पीने लगा। उसने सर ऊपर किया और फिर से चारों ओर देखा। उसे किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। तो वो पानी के अंदर उतरा और पानी में तैरकर तालाब के बीचों बीच जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने से पानी में से एक सुंदर यक्षिणी बाहर निकली, लेकिन वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। कौन हो तुम? उसने भैंसे से पूछा, लेकिन भैंसा केवल उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानती हूँ तुम मायावी हो, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। उसने फिर से कहा। तभी उस भैंसे की आंखें लाल हो गई और वो अपना जबड़ा खोलकर यक्षिणी के सर को चबाने ही वाला था कि तभी यक्षिणी ने भाला उसके सिर में घुसा दिया। वो भैंसा मर गया और एक राक्षस में बदलकर पानी के अंदर डूब गया। उस यक्षिणी का नाम कामिनी था और वो उस तालाब में छुपे खजाने की रक्षक थी। राक्षस, असुर, इंसान और देवताओं से उस खजाने की रक्षा करना ही उसका काम था। एक रात कामिनी तालाब के अंदर जल क्रिया कर रही थी। तभी उसे किसी चीज की महक आई। हवा का झोंका उस महक को उसके पास बाहर ले आया था। वो उस महक से मोहित हो गई। वो उस गंध को फिर से महसूस करना चाहती थी। वो महक जंगल से आ रही थी, इसलिए वो जंगल में चली गई। उसने पेड़ की डाली में देखा कि वो महक एक इंसान के शरीर से आ रही थी। वो उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो किसी यक्ष और देवताओं से भी सुंदर था। उसे देखकर वो काम मोहित हो गई और उस सोए इंसान के पास जाकर बैठ गई। वो चुपचाप उसे निहार रही थी कि तभी वो इंसान जाग गया। अचानक अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर वो चौंक गया। कौन है आप? मैं यक्षिणी हूँ। कामिनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुन वो इंसान डर गया। तुम इस अरण्य में क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूँ, आराम करने यहाँ ठहरा हूँ। तुम्हारे शरीर से एक ऐसी सुगंध आ रही है जो कस्तूरी से भी सुगंधित है। जी, ये सुगंध मेरे जन्म से ही मेरे नाभि से आती है। यक्षिणी वो सुगंध और उसका रूप देखकर काम वासना के वाश में आ गई और उसने उस इंसान को गले लगा लिया। उसने इंसान को चूमा। पहले तो इंसान घबरा गया, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया, लेकिन यक्षिणी कुछ ही देर बाद बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो इंसान वहां पर नहीं था। उसका जी घबराया जा रहा था। वो तालाब के पास चली गई और उसने देखा कि तालाब के अंदर जा रहा खजाना किसी ने चुरा लिया है। वो समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस इंसान ने उसे काम वासना में जानबूझकर फंसा लिया था। उसे अफसोस हो रहा था। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसकी सजा उसे मिल गई और उसे श्राप मिल गया। आज भी वो यक्षिणी श्राप भुगत रही है और इंसानों के बीच घूम रही है। रात का समय था। एक टैक्सी शहर के बाहर वाले हाईवे से गुजर रही थी। एक टर्न पर ड्राइवर को एक बोर्ड दिखाई दिया, चारुलता फार्म हाउस। वो रास्ता जंगल से ही होकर जाता था। ड्राइवर ने टैक्सी उसी रास्ते पर ली। कुछ ही देर में टैक्सी फार्म हाउस के बाहर पहुंची। टैक्सी में से रितेश, उसकी बीवी समीक्षा और उसका 12 साल का बेटा विनय उतरे और टैक्सी वहां से चला गया। रितेश मुंबई में रहता था। एक खून के इल्जाम में उसे फंसाया गया था, इसलिए वो अपनी बीवी और बेटे के साथ मुंबई से दूर उस फार्म हाउस में छिपने के लिए आया था। फार्म हाउस के मालिक मनोज सावंत समीक्षा के भाई के दोस्त थे, इसीलिए उनके भाई के कहने पर मनोज जी उन्हें यहाँ कुछ दिनों तक रहने देने के लिए तैयार हो गए थे। रितेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। तब कुछ ही देर में एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। जी आप? जी हम मनोज जी के दोस्त हैं। उन्होंने कुछ दिन छुट्टियां गुजारने हमें यहाँ बुलाया है। क्या आप चारुलता जी हैं, मनोज जी की माँ जी? हाँ।
मनोज जी और उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी समीक्षा की नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो उनकी तरफ देख रहा था। वो मेरा पोता समर है। समर बेटा, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। उसके बाद समर उन्हें उनके कमरे तक ले गया। देखो विनय, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। समर बेटा, इसके साथ खेलोगे ना? लेकिन समर केवल विनय की तरफ खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो दिखने में बहुत अजीब था। और फिर वो वहां से कुछ बोले बिना भाग गया। उन सभी को समर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। रात में वो तीनों बेड पर सोए हुए थे। तभी रितेश को पायलों की छन छन सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे के दरवाजे से एक खूबसूरत औरत उसे झांक कर चुपके से देख रही थी। रितेश उठते ही वो पीछे हट गई। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गुलाबी होठ, गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर बड़ी जुल्फे और लाल साड़ी। रितेश को उसे एक बार फिर देखने का जी कर रहा था, इसलिए वो दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि वो कॉरिडोर की दाईं तरफ एक कमरे के सामने खड़ी है और उसकी तरफ देखकर ही कातिलाना हो रही है। रितेश उसकी खूबसूरती पर मर रहा था। उसने हाथों से इशारा कर अपनी तरफ बुलाया और फिर कमरे में चली गई। रितेश काम वासना में डूब गया। उसे किसी भी हालत में अब वो स्त्री चाहिए थी। वो उसके पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसे वो औरत उसकी पीठ कर खड़ी दिखाई दी। उसने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। उसके शरीर में मानो बिजली उतर गई थी। वो अपना आपा खो बैठा और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाते ही आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। जब सुबह के 7 बजे तब समीक्षा की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके सामने समर बैठा हुआ है जो उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। समीक्षा अपनी जगह से उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रितेश कहाँ है? तबाही शुरू हो चुकी है। वो पास वाले दाहिने कमरे में है। समीक्षा उठकर बाहर गई। उसने देखा कि दाहिना कमरा खुला था। वो अंदर गई तो उसने पाया कि रितेश और एक औरत एक दूसरे के बाहों में है। समीक्षा गुस्से से लाल हो गई और उनकी तरफ भागी। उसने रितेश और औरत को उठाया। कुछ देर झगड़ा होने के बाद रितेश और समीक्षा अपने कमरे में चले गए। उस औरत ने बताया था कि वो चारुलता जी की बहू कामिनी है और वो कल रात देर से शराब के नशे में घर लौटी थी और उसी नशे में उससे यह गलती हुई। थोड़ी देर बाद समर, विनय, कामिनी, समीक्षा और रितेश डाइनिंग टेबल पर मिले, लेकिन चारुलता जी वहां नहीं थी। कामिनी ने बताया कि चारुलता जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं और उनका नाश्ता कमरे में भिजवा दिया है। उसके बाद विनय, समीक्षा और रितेश अपने कमरे में चले गए। समीक्षा रितेश पर गुस्सा थी, लेकिन रितेश केवल कामिनी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो बस रात की बातें अपने दिमाग में ला रहा था। उसे कामिनी से फिर एक बार मिलने की इच्छा हो रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। समीक्षा को यह बात बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि यह गर्मियों का मौसम था। उसे यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि एक तो सूरज नहीं निकला था, बाहर अमावस की रात की तरह अंधेरा था, और दूसरी बात बेमौसम जोरों की बरसात हो रही थी। खैर, रात के 10 बज गए थे। समीक्षा, विनय और रितेश बेड पर सोए हुए थे। समीक्षा रितेश पर नजर लगाए बैठी थी कि कहीं वो फिर से कामिनी के कमरे में ना चला जाए, लेकिन उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रितेश उसके सामने नहीं है। वो डर के मारे उठ गई और कमरे के बाहर गई। लेकिन उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। वो सामने वाले कमरे से आ रही थी। समीक्षा ने उस कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और कमरा खुलते ही
मांस की सड़न की बदबू उसके नाक में चली गई। उसने नाक बंद कर ली और अंदर देखा। उसने देखा कि एक आराम कुर्सी पर औरत सोई थी और उसके पास समर बैठकर रो रहा था। माँ, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समर रोते हुए उस औरत को उठाने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या कामिनी को कुछ हुआ है? वो समर के पास पहुंची। और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में किसी औरत की सड़ी लाश पड़ी थी। उस पे मक्खियां भिनभिना रही थी। समर, ये कौन है? मेरी माँ। लेकिन तुम्हारी माँ तो कामिनी है ना? नहीं। तुम ये क्या बोल रहे हो? रुको, मैं चारुलता जी से बात करती हूँ। और समीक्षा चारुलता जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और एक बार फिर से उसकी नाक में मांस के सड़ने की बदबू घुस गई। वह डर गई। कहीं यहाँ पर भी मुझे लाश तो नहीं मिलेगी? वो मन ही मन बोली। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर किसी बुढ़िया की लाश पड़ी हुई थी। वो उस लाश की तरफ गई। मरे हुए 2-3 दिन हुए होंगे। उसके शरीर पर चींटियां लगी थी। ये कौन है? तभी पीछे खड़ा समर बोला, मेरी दादी। क्या? अगर ये तुम्हारी दादी है तो वो बुढ़िया कौन है? और वो कामिनी कौन है? ये सुनते ही समर की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे कामिनी के रूम में ले गया। बेडरूम पर कामिनी और रितेश एक दूसरे की बाहों में थे। यह देख समीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें वो बुढ़िया देखनी है ना? समर ने पूछा। समीक्षा ने हाँ करते हुए सर हिलाया। तभी समर ने बेड के पास वाले आईने की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो। समीक्षा ने आईने में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आईने में रितेश के साथ वही बुढ़िया लिपटी हुई दिखाई दे रही थी जो अपने आप को चारुलता कह रही थी। बहुत साल पहले कामिनी काम वासना में आकर अपना कर्तव्य भूल गई थी, जिसके कारण तालाब में छिपाया गया खजाना चोरी हो गया था। उस आकर्षण इंसान ने कामिनी को अपने जाल में फंसाया था। तालाब में छिपाया गया खजाना बलभीम राजा का था, जिसने अपना खजाना शत्रु राज्यों से, असुरों से और राक्षसों से बचाने के लिए कुबेर के पास रखा था। कुबेर यक्षों के राजा है। उन्होंने ये दायित्व सबसे काबिल यक्षिणी कामिनी को सौंपा था। कामिनी जितनी सुंदर थी उतना ही काबिल और निर्दयी थी। उसे सभी प्रकार की यक्ष विद्याएं आती थी। सभी शस्त्र और शास्त्रों में वो पारंगत थी। वो गिने चुने चिरंजीवी यक्षिणियों में से थी। खजाना चोरी होने के कारण बलभीम राजा कुबेर से रुष्ट हो गए और उन्होंने क्रोध में कुबेर से क्या कुछ नहीं कह डाला। कुबेर जी को चुराए गए खजाने के दुगना खजाना बलभीम राजा को देना पड़ा। कुबेर के पास केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस और देवता भी अपना खजाना महफूज रखने के लिए रखते थे, क्योंकि उनकी यक्ष सेना बहुत ही काबिल और ताकतवर थी। लेकिन आज कामिनी के कारण कुबेर की नाक कट गई थी। एक चमत्कारी इंसान ने यक्षों को हरा दिया। ऐसी त्रिलोक में चर्चाएं होने लगी थी। इसी कारण कुबेर जी कामिनी यक्षिणी पर क्रोधित हो गए, लेकिन वो कामिनी से चिरंजीवी होने का वरदान छीन नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने कामिनी को श्राप दिया। हे कामिनी, तूने काम वासना के अधीन होकर अपना कर्तव्य भुला दिया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें चिरंजीवी का वरदान बचाने के लिए इंसानों के साथ संबंध बनाना होगा, वरना तुम्हारी आयु कुछ युगों से पहले ही खत्म हो जाएगी। और जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है वह सुंदरता खत्म हो जाएगी और तुम बूढ़ी और बदसूरत दिखोगी। लेकिन स्वामी, अगर मैं बदसूरत और बूढ़ी लगूंगी तो कौन इंसान मेरे साथ संबंध बनाएगा? मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो स्वामी। लेकिन कुबेर जी उस पर क्रोधित